Welcome to science classes. In the previous class, we have discussed about what are components of food, what is malnutrition and role of different types of nutritions. अब उससे आगे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे. तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं. फूड आइटम्स दैट आर डीप फ्राइड एंड रोस्टेड यूजुअली लूज देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू. तो यहाँ ये बताया गया है कि अगर खाने को बहुत ज़्यादा फ्राई कर दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करेंगे या फिर उसे रोस्ट कर देंगे ज़्यादा, यानी भून देंगे अगर ज़्यादा, तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. ठीक है. अगला पॉइंट है एनर्जी रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी और इनटेक ऑफ फूड डिपेंड्स ऑन प्रोफेशन, एज, सेक्स एंड स्पेशल नीड्स लाइक प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, लैक्टेशन एट्सेट्रा. तो हर किसी की एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग होती है और ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है. सबसे पहले डिपेंड करती है कि वो उसका प्रोफेशन क्या है. लाइक कुछ ऐसा अगर वो काम करता है जिसमें फ़िज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा है तो उसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. अगर काम ऐसा करते हैं जिसमें फ़िज़िकल वर्कआउट कम है तो उसमें क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी. एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एज, सेक्स. ठीक है. तो जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल, आपकी एज क्या है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है. एंड स्पेशल नीड्स, और इसके अलावा कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं जो हर टाइम नहीं, बट जब स्पेशली उस टाइम पे ज़रूरत होती है. लाइक प्रेगनेंसी, यानी कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी. इन्फेंसी, शिशु अवस्था में बच्चों को अलग अलग टाइप से जो है एनर्जी की और अलग टाइप से न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होगी. लैक्टेशन, यानी दूध पिलाते टाइम, जो दूध पिलाने का समय होता है उस टाइम पे माँ को ज़्यादा ज़रूरत रहेगी न्यूट्रिएंट्स की, एनर्जी की, अदरवाइज़ वो वीक होगी. और अगर माँ वीक होगी तो बच्चा भी अपने आप फिर वीक हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद है डेफिशिएंसी डिजीज़. डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है? डेफिशिएंसी डिजीज़ आर द डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़. वो बीमारियां जो किसी न्यूट्रिएंट की पोषण तत्व की कमी की वजह से होती है उन्हें क्या कहा जाता है? डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा जाता है. इनके कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं. ठीक है. सम डिजीज़ और डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो अलग अलग जो है विटामिन्स मिनरल्स के अकॉर्डिंग उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ का नाम दिया गया है और उनका सिम्टम दिया गया है. तो ये देखिए, सिम्टम डिपेंड करेगा कि ये जो आपका मिनरल है, विटामिन है, वो उसका वर्क क्या है. मान लीजिए कुछ की अगर आँखों की रोशनी के लिए कोई चीज़ ज़रूरी है तो अगर उसकी कमी होगी तो हमारी आँखों की रोशनी कम हो जाएगी. अगर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और हम फैट और कार्बोहाइड्रेट्स कम ले रहे हैं तो हम वीक फील करेंगे. ठीक है. तो इस टाइप से ये जो है सिम्टम्स शो करते हैं, उसी टाइप से उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है या डिसऑर्डर आप बोल सकते हो. सो इधर फर्स्ट कॉलम में दिया गया है नेम ऑफ विटामिन और मिनरल, सेकंड कॉलम में है डेफिशिएंसी डिजीज़ और डिसऑर्डर का नाम, और थर्ड कॉलम में दिए गए हैं उसके मेन सिम्टम्स. तो सबसे पहले विटामिन ए के बारे में बताया गया है. अगर विटामिन ए की कमी होगी तो बीमारी हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस. यानी कि इसमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस में हिंदी में बोलते हैं रतौंधी. तो इसमें रात में अंधा. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है कि जैसे आप कम लाइट में, अगर डिम लाइट है तो आप कम देख पाते हैं, बट अगर किसी में विटामिन ए की कमी है और उसे नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है तो डिम लाइट में बिल्कुल भी नहीं देख पाता. ठीक है. तो ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है. पुअर और लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस. रात के टाइम पे या तो बहुत ख़राब या बिल्कुल ही लॉस हो जाए, मतलब बिल्कुल ऐसा लगे कि अंधे हो गए हैं. समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न. ठीक है. तो ये होती है विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस. सेकेंड इज़ विटामिन B1. देखिए, विटामिन B1 जो है, ये B1 क्यों लिखा गया है? क्योंकि B1, B2, B3, B4, मतलब ये B12, बहुत सारे विटामिन बी के टाइप होते हैं. ठीक है. तो टोटल मिला के इसको बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है. सो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी जो है डिजीज़ होती है. और इसमें क्या होता है, बेरी बेरी में वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. यानी कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी थकने लग जाओगे. आपकी जो कुछ काम अगर आप करोगे तो वीक मसल्स हैं तो बहुत ज़्यादा थकान होगी, दर्द बहुत जल्दी होने लगेगा.
तो आप ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। सेकेंड इज़ विटामिन C। विटामिन C की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, स्कर्वी रोग। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, ब्लीडिंग मसल गम्स। ब्लीडिंग यानी खून आना, कहाँ से आएगा, गम्स से। तो ये हो जाती है विटामिन C की कमी से स्कर्वी। उसके बाद है विटामिन D। विटामिन D की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स में बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। जो आपकी शरीर की हड्डियां होती हैं, तो अगर किसी में विटामिन D की कमी है तो वो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होके और नरम हो जाती हैं, और अगर उन पर प्रेशर वगैरह पड़ता है, जैसे कि खड़े होते टाइम हमारा सारा प्रेशर कहाँ, हमारे पैरों पे रहता है, तो हमारे पैरों की हड्डियां हैं वो सीधी ना रह के और बेंट हो जाती हैं। तो ये होता है विटामिन D की कमी से, और इस बीमारी को रिकेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ कैल्शियम। कैल्शियम की अगर कमी है तो उसे हाइपोकैल्शियमिया कहा जाता है। हाइपो यानी कमी, कम, जितनी ज़रूरत है उससे कम। हाइपो कैल्शियमिया कैल्शियम से बना है, तो हाइपोकैल्शियमिया कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है। इसमें कैल्शियम की कमी से क्या होगा, बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी और टूथ, जो हमारे दांत है वो कमज़ोर हो जाएंगे, डीके यानी वो गलने लग जाएंगे, नरम हो जाएंगे, और ये टूथ डीके होता है कैल्शियम की कमी से। आपने ऐड भी देखी होगी, लाइक कॉलगेट की बहुत ज़्यादा ऐड आती है, तो उसमें आपने देखा होगा कैल्शियम की जो कैल्शियम कार्बोनेट से जो सेल्स होती हैं वो दोनों का यूज़ करके वो जो दिखाते हैं, ठीक है। तो एक सेल ब्रेक हो जाती है, दूसरी नहीं हो पाती, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है अगर उसमें, तब वो उस टाइप से बहुत नरम पड़ जाते हैं, दांत में कमज़ोरी आने लगती है, डिके यानी सड़ना, तो दांतों से सड़न आने लगती है। नेक्स्ट इज़ आयोडीन। आयोडीन की कमी से गोइटर, घेंगा रोग हो जाता है गोइटर की कमी से, घेंगा हो जाता है आयोडीन की कमी से। और इसमें क्या होता है कि ये जो गोइटर है, ये ग्लैंड होता है नेक में, वो फूल जाता है, यानी कि आपकी गर्दन जो है वो बहुत ज़्यादा फूल जाएगी, सूजन आ जाएगी उसमें। और इसके अलावा मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में इससे क्या होता है कि मानसिक कमज़ोरी आ जाती है गोइटर की वजह से। तो आयोडीन की कमी से मानसिक रूप से बच्चा है कमज़ोर हो सकता है, और जो ये गला है वो बहुत स्वेलो, फूला हुआ, सूजन वाला दिखाई देता है। ये होता है आयोडीन की कमी से गोइटर। ये मेनली आपको आयोडीन सॉल्ट से मिल जाता है। अगर सॉल्ट में आयोडीन नहीं है तब ये घेंगा रोग या गोइटर जो है डिजीज़, उसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मिनरल है आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया होती है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। हमारा जो ब्लड है उसमें एनीमिया होता है, और अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो ब्लड में जो है कमी आ जाएगी। जैसा कि आपने देखा हुआ कि ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज इन अ वुमेन इट्स अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 10 to 14, ठीक है। तो इस टाइप से, तो फिर वो अगर वो 10 से कम होगा तो वीकनेस, श्योरली वीकनेस उसे फील होनी ही है। तो ये एनीमिया होती है जिसमें आयरन की कमी से वीकनेस आ जाती है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा है कि विटामिन A, B, C और D की कमी से बीमारियां कौन सी होती हैं, और मिनरल्स कैल्शियम, आयोडीन और आयरन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है। बाकी आप अपने बुक से ज़रूर पढ़िएगा, और अगर कुछ लगे कि आपको ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के और बता देना। अगली वीडियो में हम उन पॉइंट्स को ज़रूर कवर करेंगे जहाँ भी आपको दिक्कत रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस जिसमें हो, किस चीज़ का बैलेंस होगा डाइट में, न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस होगा। तो ठीक है, जितनी ज़रूरत है वो हमें अगर हमारी डाइट से मिल रहा है वो सारा न्यूट्रिएंट, तो वो बैलेंस्ड डाइट है। नहीं मिल रहा है तो इम्बैलेंस्ड डाइट है। तो डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर कंपोनेंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। कि एक ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व और बाकी जो भी सारे तत्व हैं वो सही मात्रा में हों, ठीक है। उनके आपस में जो रेशो होना चाहिए, जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो सही हो, तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। ये हो गया बैलेंस डाइट। उसके बाद है बेरी। देखिए ये रोग अभी हमने पढ़ा था विटामिन B1 की कमी से जो हो जाता है,
उसे बेरी कहते हैं उस रोग को। सो बेरी इट इज़ अ डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, यहाँ 1 आएगा बेटा, विटामिन B1। द मसल्स ऑफ बेरी विक्टिम्स गेट वीक, मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, आप ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते और मतलब ज़्यादा काम कर ही नहीं सकते। लाइक अगर वेट उठाना है तो आप ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते क्योंकि मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, तो काम होगा कैसे। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है और उसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। अगर किसी में देखिए एकदम से वीकनेस भी आती है तो उसे ग्लूकोज की बोतल जो है, बोतल से उसको ग्लूकोज डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है। तो कार्बोहाइड्रेट है वो जल्दी से जल्दी आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट इज़ ऑल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, बट कार्बोहाइड्रेट है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है, तो स्टार्च एंड शुगर इस फॉर्म में हमारी बॉडी में मेनली मिलता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। वी नीड एनर्जी फॉर आवर वेरियस एक्टिविटीज़, जिसके बारे में आप बार बार पढ़ रहे हो। एनर्जी चाहिए, एनर्जी इससे मिल रही है, तो एनर्जी है क्या? एनर्जी का मतलब है यहाँ पे हमारी काम करने की क्षमता से। ठीक है, तो हमें एनर्जी चाहिए अलग अलग एक्टिविटीज़, जो भी गतिविधियाँ हैं उनको करने के लिए। नेक्स्ट इज फैट्स। Fats act as fuel in our body. They are obtained either from animals or from plants. जो फैट है, फैट क्या है? फैट हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है, ईंधन है, यानी कि एनर्जी गिविंग का न्यूट्रिएंट है। दे आर ऑब्टेन्ड either from animals or from plants. आपने वनस्पति तेल या वनस्पति घी नाम सुना होगा, और एनिमल्स से जैसे गाय का घी और भैंस का घी। तो इस टाइप से जो ये फैट्स जो हम लेते हैं वो या तो हमें एनिमल से मिलता है या फिर प्लांट्स से मिलता है। नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स आर नीडेड बाय योर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज। ऑल ऑफ देम आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। मिनरल हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन अगर वो क्वांटिटी नहीं मिल पाती है, देखिए बहुत कम क्वांटिटी चाहिए लेकिन वो क्वांटिटी मिलना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारे जो है मसल्स, हमारी बोन्स, हम वीक हो जाएंगे और माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, और अलग अलग बीमारियां अभी आपने कुछ पढ़ी हैं और बाकी आप अपनी बुक से भी ज़रूर पढ़िएगा। तो ये मिनरल्स की कमी से हमारे बॉडी में कई सारे डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। तो मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी तो स्मॉल ही चाहिए, लेकिन प्रॉपर ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए मिनरल्स ज़रूरी हैं। प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ, ये मिनरल्स का काम है। न्यूट्रिएंट्स अभी तक जो भी आप पढ़ रहे हो ये सारे न्यूट्रिएंट्स ही हैं। एक बार फिर से इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो भी कंपोनेंट हमारे फूड में होते हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं और हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उन्हें क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स के बाद नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़ इन आवर बॉडी। दे हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज़। ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर कहीं चोट लग जाती है और उससे उभरना है तो वो जो टिश्यूज़ हैं उनकी रिपेयरिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो कौन सा होता है? वो होता है प्रोटीन। ठीक है, तो इसका मतलब आप इस बात से भी इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं कि जब बच्चा छोटा है और वो बढ़ रहा है तो उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, तो उस टाइम पे उसको प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितना उसका आकार बढ़ेगा उतने ज़्यादा उसे सेल्स, उतने ज़्यादा उसे टिश्यूज़ बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है प्रोटीन। तो प्रोटीन रिच डाइट ज़रूरी होती है। ठीक है, इन चीज़ों के लिए दे हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज़। प्रोटीन के बाद आ जाता है रफेज। रफेज क्या होता है? डाइटरी फाइबर आर कॉल्ड रफेज। जो डाइट में लेने वाले, जो हम डाइट में लेते हैं फाइबर्स रेशे। ठीक है, तो जो भी फाइबर्स हम डाइट में लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रफेज। दे आर मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड।
कहाँ से मिलता है रफेज? मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स से मिलता है। एनिमल प्रोडक्ट्स में रफेज नहीं होते। ये रफेज के मेन सोर्सेज आप ले सकते हैं कच्चे फल सब्जियां जो होती हैं। कच्ची सब्जियों से मेरा मतलब है जैसे गाजर है, मूली है और कुकुम्बर, खीरा है, तो इस टाइप से जो होते हैं, ठीक है, तो उनमें रफेज होता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट इज स्कर्वी। स्कर्वी एक बीमारी का नाम है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ब्लीडिंग गम्स इज इट्स मेन सिम्टम। ऊपर भी आपने पढ़ा है स्कर्वी के बारे में, डेफिशिएंसी विटामिन सी की वजह से होती है और इसका मेन सिम्टम, इसके लक्षण क्या है? सबसे मुख्य लक्षण है इसका मसूड़ों से आने वाला खून, ब्लीडिंग यानी खून आना, ब्लीड करना, ब्लड से बना है ब्लीड, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टार्च। स्टार्च इज़ अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कल भी बताया था, कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड बनते हैं, जो केमिकल्स बनते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बो कार्बन से लिया है और हाइड्रेट हाइड्रोजन से लिया है। एक्चुअली हाइड्रेट H2O वाटर के लिए हम यूज़ करते हैं और वहीं से लिया था, लेकिन लेटर ऑन जो साइंटिफिक रिसर्चेज हुए उनमें ये पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि H2O हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट में H2O नहीं होता। तो फिर सही से जब ये रिसर्च हुई तो उससे ध्यान दिया गया कि स्टार्च में कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है स्टार्च। इसके बाद है विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट। डेफिशिएंसी ऑफ एनी विटामिन कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीज़। ये आपने पढ़ चुके हैं इससे पहले भी, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनकी कमी से डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है। फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। भोजन जरूरी है सभी एनिमल्स के लिए और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो देखिए, अगर हम सारे जो भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जब कैटेगराइज करते हैं तो ह्यूमन बीइंग जो हैं वो भी एनिमल किंगडम में ही आते हैं, ठीक है, एनिमल वर्ल्ड में ही आते हैं, प्लांट्स में नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए एनिमल्स कैटेगरी में ही है साइंटिफिकली ह्यूमन, तो इस पे किसी को जो है आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स के लिए ज़रूरी है और इंसान भी इसमें शामिल हैं। द फूड दैट वी ईट कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ फूड आइटम गिवन बिलो, राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट यू थिंक आर प्रेजेंट इन फूड आइटम, राइट योर आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। नीचे जो स्पेस दिया गया है वहाँ हम लिखेंगे। अच्छा, ऑलरेडी लिख दिया है हम। तो ये देखिए, ये ऊपर यहाँ लेमन है, यहाँ और यहाँ लेमन है। इसके अलावा ये मटर है, पीस, ठीक है, और ये फिश है एंड ये राइस है। सो यहाँ अगर फ़िश है तो आप ये सोच सकते हैं कि ये किसी साउथ इंडियन, ठीक है, साउथ इंडियन की आप कह सकते हो। अगर इंडिया की बात करें तो साउथ इंडियन फूड ये हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ मछलियों का इतना ज़्यादा भोजन के रूप में प्रयोग नहीं करते, बट सी फूड वहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है डिफरेंट फूड आइटम्स। अब इनके बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर इंपॉर्टेंस। विटामिन्स, प्रोटीन्स, दोबारा लिख दिया प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये सब के हम देखेंगे। कुछ प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, इसके बाद हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है मेन वो यही है। अभी तक भी हमने कंपोनेंट्स ही पढ़े हैं, अब उनका थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। द फूड दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी फंक्शंस। There are 6 main components present in food: carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals and roughage or dietary fiber. Roughage का ही नाम है dietary fiber. These nutrients fulfill different needs of the body. ये जो है nutrients हमारे body के different needs को fulfill करते हैं। Carbohydrate हमें energy provide करते हैं जिससे हम पूरा दिन
काम करते रह सकें। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड स्टार्च। तो शुगर है वो थोड़ा सिंपलर कंपाउंड है और स्टार्च थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यानी कई सारे शुगर मॉलिक्यूल्स से मिलके स्टार्च मॉलिक्यूल बनता है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में शुगर एंड स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो देयर आर टू टाइप्स मेजर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड, शुगर एंड स्टार्च। एप्पल इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है, जो भी मीठे फल हैं उनमें सभी में शुगर होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल लिया है। ये राइस है, सो राइस इज़ रिच इन स्टार्च, तो राइस में स्टार्च होता है। आप अगर उसको खाओगे, राइस को जब आप खाते हो तो उसमें आपको इतना ज़्यादा मिठास फील नहीं हो पाता, क्योंकि वो इतना जो है कॉम्प्लेक्स बन जाता है मॉलिक्यूल कि हमारा जो टेस्ट बर्ड्स हैं टंग की, वो उसे आइडेंटिफाई ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए हमें जो राइस है वो मीठा नहीं लगता है। Carbohydrates provide energy to your body which keeps it going throughout the day. There are two major types of carbohydrates, sugar and starch. तो इसके बारे में अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। Sugar is also called prime carbohydrate. शुगर को प्राइम कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी नॉट प्राइम, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है शुगर को। फ्रूट्स, हनी, टेबल शुगर आर सम सोर्सेज ऑफ शुगर। ठीक है, स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। बताया कई सारे शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। प्लांट स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स में मेनली किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, ब्रेड आर सम सोर्सेज ऑफ स्टार्च। ये कुछ सोर्सेज हैं स्टार्च के और ये हम खाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में जो है स्टार्च एक मेन कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी फूड में। When we eat plants products containing sugar and starch, our digestive system break them down into glucose. तो इसके शुगर की या स्टार्च की भी सिंपलर फॉर्म क्या होगी, ग्लूकोज होगी। ये यहाँ से पता चलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ही है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना। तो स्टार्च पहले ब्रेक होगा शुगर में एंड देन ये और छोटे जो है और छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा और उस छोटे मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, ग्लूकोज। इसलिए जब किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है तो उसे डायरेक्ट ग्लूकोज उसको इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसे एनर्जी इंस्टेंटली मिल सके, उसे डाइजेस्ट ना करना पड़े, डायरेक्ट वो एनर्जी लेने के लिए काम में लिया जा सके। दिस ग्लूकोज विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर इज देन एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड प्रोवाइड अस एनर्जी। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो ग्लूकोज तक ब्रेक डाउन हो चुका होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर मसल बिल्डिंग्स एंड रिपेयरिंग वोर्न आउट टिश्यूज़। पहले ही पढ़ चुके हैं, ये मसल बिल्डिंग है, रिपेयरिंग न्यूट्रिएंट है, जो भी वोर्न आउट यानी कि जिनको क्षतिग्रस्त जो टिश्यूज़ हैं, किसी तरह से टूट फूट अगर हो जाती है तो उसके लिए जो टिश्यूज़ हैं उनकी रिपेयरिंग का काम कौन कर पाता है, प्रोटीन करते हैं। और मसल्स, ऑर्गन्स एंड इवन ब्लड आर मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन्स। सब कुछ ये क्या है, प्रोटीन से बना होता है, यानी कि जो भी ये हमारे मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, हमारा ब्लड है, उसका प्रोटीन एक मेन कंपोनेंट है। इफ़ वी डू नॉट ईट प्रोटीन आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू रिपेयर डैमेज सेल और बिल्ड न्यू वंस। अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या नुकसान होगा कि जो डैमेज सेल हैं उनकी रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी और नए जो टिश्यू हैं, नए सेल्स हैं, उनकी बिल्डिंग नहीं हो पाएगी। प्रोटीन्स इन आवर डाइट कम फ्रॉम बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज से भी आते हैं और प्लांट सोर्सेज से भी आ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये सोर्सेज जो दिए गए हैं, इनमें से कुछ के नाम मैं बता देती हूँ। लाइक ये क्या है, फिश है, कैरेट है, अलग अलग सब्जियाँ हैं, ये लेमन है, ये चिकन है एंड दाल है। ठीक है, तो ये अलग अलग कुछ ये सलगम है। तो इन सब से जो है प्रोटीन मिलता है। इधर ये कमल ककड़ी है। ठीक है, ये कमल ककड़ी है। तो ये प्रोटीन के कुछ सोर्सेज यहाँ दिखाए गए हैं।
तो हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है प्रोटीन। इसके बाद है मीट, फिश, एग एंड मिल्क आर सम एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। एनिमल प्रोटीन्स जो हैं वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं? मीट, फिश, एग एंड मिल्क से। और प्लांट सोर्सेज विटामिन के कौन कौन से हैं? पल्सेस, सोयाबीन, grams and nuts are some plant sources of proteins. Next point is vitamins. Vitamins are needed for proper functioning of our body. They help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. There are 13 vitamins, each of which has a specific function. Vitamin are of two types, fat soluble and water soluble. कुछ fat soluble होते हैं, मतलब कुछ जो है पानी में घुल सकते हैं, कुछ पानी में नहीं घुलते, वो फैट में ही घुल सकते हैं। ठीक है, तेल या घी में ही वो घुल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आप सिट्रस फ्रूट जो लेते हैं, जैसे नींबू लेते हैं, वो इजीली पानी में घुल जाता है। ठीक है, तो वो वाटर सॉल्युबल हो गया। और अगर कुछ ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकते, तो वो फैट सॉल्युबल होंगे। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग एंड कीप इट इन माइंड। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से हैं? ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। These are stored in fat tissues of our body and are used only when the body needs them. इनकी स्टोरेज जो है वो कहाँ होगी? फैट टिश्यूज़ में होगी। ठीक है, हमारी बॉडी में जो, तो देखिए फैट इसलिए भी ज़रूरी है ताकि विटामिन ए, डी, ई और के जो है वो हम स्टोर कर सकें। अदरवाइज़ हमें जब उनकी ज़रूरत होगी, बॉडी को ज़रूरत होगी, तो उस टाइम वो बॉडी में नहीं होंगे। ऐसा तो है नहीं आपको अलग से पता चलेगा। अगर आपको पता लगेगा तो इतना पता लग सकता है कि भूख लगी हुई है, बट ये तो नहीं पता चलेगा ना कि आपको ए विटामिन की भूख लगी है या डी विटामिन की। तो वो हमारी बॉडी में थोड़ा सा मात्रा में स्टोर होना ज़रूरी है। और अगर फैट हमारी बॉडी में बिल्कुल नहीं होगी तो इन विटामिन की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, These are stored in fat tissues of our body and are used only when the body needs them. Our body prepare vitamin D in presence of sunlight. देखिए एक विटामिन हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर लेती है। कौन सा है ये? विटामिन डी। लेकिन ये भी कब होगा? जब आप सनलाइट से एक्सपोज होंगे, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो और बॉडी प्रिपेयर्स विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हो सकते हैं? B1, B2, B3, B6 एंड B12। इसके अलावा फोलिक एसिड टुगेदर नॉन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन बी पूरा वाटर सॉल्युबल है। विटामिन सी भी है, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। एस विल नॉट कम हेयर। अच्छा सॉरी, विटामिन ए एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसा आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के एग्जांपल हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। सिंस वाटर सॉल्युबल vitamins are not stored in the body, they need to be regularly supplied through food items like citrus fruits, spinach and other greeny leaf vegetables। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है स्टोर नहीं होते, क्योंकि फैट जो है वो तो स्टोर होती है, बट वाटर हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। वाटर रेगुलरली क्या होता है? रिन्यू होता रहता है। तो वाटर सॉल्युबल जो भी विटामिन हैं उनके लिए जो है रेगुलर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। बार बार उनको हमें रेगुलरली उन्हें इनटेक करते रहना चाहिए। लैक ऑफ विटामिन्स इन बॉडी कैन कॉज डेफिशिएंसी डिजीज। मिनरल्स, जस्ट लाइक विटामिन्स, मिनरल्स ऑल्सो हेल्प अवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। ये भी हमें हेल्दी रहने में मदद करते हैं। मिनरल्स परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शंस लाइक फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टिथ एंड ब्लड सेल्स एंड हेल्प इन मेंटेनिंग एन नॉर्मल हार्ट बीट। मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो यानी बड़ा, यानी कि ज़्यादा, मैक्रो यानी ज़्यादा, और ट्रेस यानी बहुत कम जो मात्रा में चाहिए। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा चाहिए उन्हें मैक्रो मिनरल कहा जाता है, और जिनको जो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए वो ट्रेस मिनरल्स कहे जाते हैं। Macro minerals are needed by the body in larger amounts as compared to trace minerals. Calcium, magnesium, sodium and potassium are examples of micro minerals.
तो आप मैक्रो मिनरल्स जो हैं उनके एग्जांपल्स याद रखिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। बहुत ज़्यादा याद ना रख सको तो आप देखिए इतना तो याद रख सकते हो, हमारी जो बोन्स है उनमें कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम एक मैक्रो मिनरल है। सोडियम, नमक आप डेली लेते मतलब डेली खाते हैं और काफ़ी मात्रा में आप जो है सोडियम इनटेक करते हैं, तो ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम मैक्रो मिनरल्स हैं। ट्रेस मिनरल्स आर नीडेड बाय बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स लाइक आयरन, जिंक, कॉपर एंड आयोडीन आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रेस मिनरल्स। देखिए आयोडीन भी आपको सॉल्ट से ही मिल जाता है और सोडियम भी, मेनली NaCl होता है, यहाँ विजिबल नहीं है, जो NaCl है, ठीक है, इससे आपको सोडियम मिल जाता है, Na यानी सोडियम, ठीक है, लेकिन इसमें आपको आयोडीन नज़र नहीं आ रहा है। तो जो कई बार नमक ऐसा होता है जिसमें आयोडीन की कमी होती है, तो NaCl में I से आयोडीन होता है, तो आयोडीन की अगर कमी है उसमें नमक में तब भी उससे आयोडीन की कमी हो सकती है, इसलिए हमेशा आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम मैक्रो मिनरल्स हैं, आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन ट्रेस मिनरल्स हैं। Roughage or dietary fiber, the portion of plant food that do not provide any nutrients to our body but help in maintaining a healthy digestive system is called roughage or dietary fiber। जो भी हम रेसे युक्त जो भी खाते हैं उससे एनर्जी, उस न्यूट्रिएंट से, जो ये रफेज है डाइटरी, इससे कोई अलग से हमें एनर्जी नहीं मिलती, कोई रिपेयरिंग वर्क नहीं होता, कोई ग्रोथ का वर्क इसमें नहीं है। इसका काम क्या है? हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन करना, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल भी रफेज नहीं लेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका डाइजेशन खराब हो सकता है। रफेज आर ऑफ टू टाइप्स, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल रफेज आर सोल्यूबल इन वाटर, व्हेयरएज इनसोल्यूबल रफेज आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। आर नोट का मतलब है आगे सोल्यूबल इन वाटर अंडरस्टूड है। तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल में डिफरेंस क्या है? जो वाटर में सोल्यूबल है उन्हें सोल्यूबल कहा जाता है और जो नहीं है उन्हें इनसोल्यूबल कहा जाता है। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच, राइस आर एग्जाम्पल ऑफ फूड आइटम्स रिच इन सोल्यूबल रफेज दैट हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन। तो ये कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं सोल्यूबल रफेज के, और ये जो है ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। होल ग्रेन्स, कैरेट, कैबेज, टर्निप, cauliflowers आर एग्जाम्पल्स ऑफ फूड आइटम्स रिच इन इनसोल्यूबल रफेज। इनमें किस टाइप का रफेज है? जो पानी में घुलनशील नहीं है। लैक ऑफ इनसोल्यूबल रफेज इन डाइट कॉज द स्टूल टू बिकम हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पास। इसका मतलब है जो इनसोल्यूबल रफेज है अगर उसकी कमी होगी तो उससे क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन होगा तो जो स्टूल है, स्टूल का हिंदी मीनिंग होता है मल, ठीक है। तो वो जो है वो हार्ड हो जाएगा और आपको फिर सुबह सुबह परेशानी हुआ करेगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये जो लिखा हुआ है दैट काज द स्टूल टू बिकम हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पास, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। इसे ही क्या कहा जाता है? कब्ज कहा जाता है। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। अब फ़ोन पे लिखने की आदत तो है नहीं इतनी ज़्यादा, तो थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, अभी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो वाटर, नेक्स्ट इज़ वाटर। ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट 70% वेट जो है वो सिर्फ वाटर की वजह से है। वाटर इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ। अच्छी सेहत के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्या क्या जो है काम है वाटर के? इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इनसाइड आवर बॉडी। देखिए ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारी बॉडी के अंदर है जो होता है वो किसके हेल्प से होता है? वाटर की हेल्प से होता है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स का कहाँ से आते हैं और कहाँ से जाते हैं? ब्लड के थ्रू आते हैं। और अगर ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, उसमें वाटर की कमी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड आवर बॉडी। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। डाइजेशन हो जाने के बाद उसमें काफ़ी जो है उसको बिल्कुल सेमी सॉलिड फॉर्म में वो हो जाता है, यानी कि ना ही पूरी तरह से वो लिक्विड है ना ही पूरी तरह से सॉलिड है। तो ऐसे में वो जो फूड है उसमें से एब्जॉर्प्शन का काम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो वो वाटर के साथ जो उसमें
न्यूट्रिएंट्स जो सॉल्यूबल हैं वो भी एब्जॉर्ब तभी हो पाते हैं, ठीक है। तो वाटर जो है हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में। इट हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, ठीक है, नियंत्रित रखने में, सही रखने में हेल्प करता है। कैसे? जैसे आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा तो वो जो पसीना है वो बाहर निकलते टाइम अपने साथ बॉडी की हीट भी लेके निकलता है, और जब वो बॉडी से वेपराइज होता है तो वेपराइज होने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बॉडी की हीट से, ठीक है। तो इट हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। इट इज़ नीडेड फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी ड्यूरिंग डाइजेशन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा। तो हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती रहती हैं उस सब के लिए भी वाटर ज़रूरी है। We get water not only from liquids we drink but also from food we eat। जो हम खाते हैं उससे भी हमें वाटर मिलता है। जैसे कि हम, हो सकता है पानी हमें लगे कि हम कम पी रहे हैं, लेकिन जो मिल्क है, दूध है, फल हैं, सब्जियां हैं, जूस हैं, तो इन सब में भी तो वाटर प्रेजेंट है। तो वो भी वाटर की जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है उसे यहाँ से भी उसकी पूर्ति होती है। Next is balanced diet. Our diet must contain adequate amount of different nutrients for our body to function properly. A diet that contains adequate amount of different nutrients required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet. A balanced diet must include food items from the following 4 food groups. कौन कौन से हैं? Milk, meat, fruit, grain. मिल्क में जो मिल्क और मतलब दूध और दूध से बने हुए जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं वो मिल्क ग्रुप में आते हैं। मीट, इसमें जो भी नॉन वेजिटेरियंस हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। एंड नॉन वेजिटेरियन के बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप, इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल आते हैं। और ग्रेन्स में सीरियल्स आते हैं, और ब्रेड्स यानी कि हमारी रोटी वगैरह जो भी कुछ है जो अनाज से बनते हैं वो सारा ग्रेन ग्रुप आ जाता है। तो ये सारे डाइट के फूड आइटम्स के ग्रुप हैं, ठीक है बेटा। तो इट्स ऑलमोस्ट डन फॉर द डे। आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसको पढ़ूँगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो अगली वीडियो में उससे सॉल्व ज़रूर किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ स्टे एट होम, कीप लर्निंग।